गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। जितना भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, उस वीडियो के एंड में हम उसके 5 से 7 MCQs करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो क्लास 11th चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग से हम क्या समझते हैं कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन को कोई भी ऑर्गेनिज्म जब क्या चीज़ के लिए यूज़ करता है। नॉर्मली हम कहेंगे हाँ कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है ताकि हम अलाइव रह सकें, है ना। बट अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो ऑक्सीजन जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उससे जो एनर्जी मिलती है वो हम यूटिलाइज करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। अब इन सब एक्टिविटीज़ में जब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ठीक है, तब इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे बॉडीली फंक्शंस के लिए, हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें। ठीक है, तो चलो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. ठीक है, से वही बात कही है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक प्रोसेस। अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन जिसमें हमें किसी भी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी मिल रही है हमें, वो वाली रिएक्शंस होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cells is called as breathing, commonly known as respiration. So this is the definition of breathing. नाउ आगे एक एक्टिविटी दी, एक्टिविटी टाइप है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ब्रीदिंग। अब ये तो हम सबको पता है कि अगर हम हमारी चेस्ट पर हाथ रखेंगे तो हमारी चेस्ट की मूवमेंट हो रही है अप और डाउन वाली डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम ब्रीद कर रहे हैं, है ना। बट कैसे ब्रीद कर रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बिकॉज उनकी जो नीड्स होती हैं, उनका इन्वायरमेंट, उनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं किसके, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। Now, mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Like lower invertebrates होते हैं जो हमारे like sponges, coelentrates, flatworms, etc. वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं with the help of simple diffusion over their entire body surface. मतलब जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आगे है हमारे पास अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या, अर्थवॉर्म्स यूज करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल को फॉर रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब होती है। ठीक है, जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, इक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मलस्क, वो गिल्स को यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसको हम अगर गिल्स को यूज कर रहे हैं तो वो वाली रेस्पिरेशन होती है ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, वेयर एज ह्यूमंस हो गए, हमारे जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हो गई, ठीक है, वो यूज करती हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स वाली रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस जो यूज करती हैं गिल्स, वो मैंने पहले बताया इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फिशेस आएंगी। ठीक है, फिशेस हो गई, इक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मलस्क, वो क्या यूज कर रहे हैं, गिल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स।
ठीक है। बट एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, जो हमारा फ्रॉग इज एन एम्फीबियन है ना, वो क्या करता है, वो मॉइस्ट स्किन को यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। मॉइस्ट स्किन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है, बट लंग्स को भी यूज करता है। स्किन को कब यूज करता है, जब वो अंडर वाटर होता है, ठीक है। अब स्किन की हेल्प से जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम हमारा जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, लंग्स, वो कैसे रेस्पायर कर रहे हैं, या उसका स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स में कौन कौन से अदर स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव अ पेयर ऑफ, हम शुरू करेंगे, हम सांस कहाँ से लेना शुरू करते हैं, हमारी नॉस्ट्रिल से हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों करते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, अब ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, nostrils are present above the upper lip, ठीक है। now nostrils lead to the nasal chamber, nostrils के बाद क्या आता है हमारे पास, nasal chamber through the nasal passage, ओके। now nasal chamber वो ओपन करेगा फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एज वेल एज एयर, ठीक है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज फॉर एयर ना। फेरिंग्स जो है वो ओपन करता है थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्राकिया। सो सबसे पहले क्या था, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स को कहाँ प्रेजेंट है, अबव द अपर लिप। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल चैम्बर आता है, ठीक है, थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है। नेजल चैम्बर ओपन करेगा इन द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स ओपन कर रहा है इन द ट्राकिया। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स ओपन कर रहा है थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू ट्राकिया, ठीक है। अब लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है। रिमेंबर कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो साउंड बॉक्स, इसको लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब जब भी हम स्वेलोइंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस वो कवर्ड होता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के साथ, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। देखो, लेरिंग्स वाज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, एपिग्लॉटिस इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। अब एपिग्लॉटिस के साथ ग्लॉटिस कवर्ड क्यों होता है, सो एज टू प्रिवेंट कि जो हमारी फेरिंग्स है, या जो भी हमारा हम ब्रीदिंग, कोई भी स्वेलोइंग कर रहे हैं, फूड कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ लेरिंग्स में ना चला जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस जो है कवर कर रहा है ग्लॉटिस को, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ट्राकिया। ट्राकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड कर रही है, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जाकर डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है। अब क्या होगा, ईच प्राइमरी ब्रोंकियाई जो होगा, इट विल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकियाई, फिर टर्शरी ब्रोंकियाई डिवीजन होगी, ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स की, फिर एंड में हमारे पास बहुत ही थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे, ठीक है। ट्राकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकियाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ये सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के साथ सपोर्टेड है, ठीक है। अब हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल से बहुत सारे थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वोलाई, ठीक है, वो अराइज होंगे, ठीक है। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, मतलब जो हमारे पास ये ब्रोंकियाई हो गए, प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में, ठीक है। हमारे पास दो लंग्स हैं दैट आर कवर्ड बाय प्लूरा, ठीक है। प्लूरा हमारे पास टू डबल लेयर्ड प्लूरा होगा, ठीक है। इन बिटवीन द बोथ लेयर्स हमारे पास क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड। दो लेयर है प्लूरा की, एक पेराइटल लेयर होगी और एक विजरल लेयर होगी। पेराइटल लेयर द लेयर दैट इज टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, और जो विजरल लेयर होगी वो लंग्स के साथ स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं एदर्ड होगी, अटैच्ड होगी लंग्स के साथ, ठीक है, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी वो विजरल वाली। उसके बाहर जो होगी वो होगी पेराइटल प्लूरा, उन दोनों के बीच में होगा हमारे पास प्लूरल कैविटी, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब ये प्लूरल फ्लूइड होगा वो क्या, उसका फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है।
अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब पेराइटल प्लूरा है ना, इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयरएज जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है लंग सर्फेस की। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है विजिरल प्लूरा, वो क्लोज कॉन्टैक्ट है लंग सर्फेस की। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। सो सबसे पहले क्या था हमारे पास, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद आया फिर नेजल चैम्बर, फिर वो कहाँ से आया, नेजल पैसेज से, फिर आया फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फिर आया ट्राकिया, ट्राकिया कहाँ से आया, थ्रू द लेरिंग्स रीजन, लेरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स, साउंड बॉक्स कहते हैं जिसे। फिर ग्लॉटिस हमारे पास है, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस जो प्रिवेंट करता है कि फूड लेरिंग्स में ना चला जाए। फिर ट्राकिया डिवाइड मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है स्ट्रेट ट्यूब, और फिर थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर डिवाइड करेगा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन जाएगी, फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फिर एंड में टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करके बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहते हैं एल्वुलाई, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये सब कुछ कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में। लंग्स में दो प्लूरा होंगे, डबल लेड प्लूरा, विजरल पेराइटल, पेराइटल बाहर की तरफ, विजरल अंदर की तरफ, उनके बीच में प्लूरल कैविटी जिसमें क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड जो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को। ठीक है, अब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, इनर वाला किसके कांटेक्ट में है, हमारे इनर वाला है हमारे जो लंग सरफेस के कांटेक्ट में। अब हमारे पास नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो भी ऑर्गन्स आगे जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट को, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे हैं जो एयर आ रही है टुवर्ड्स द लंग्स, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। ठीक है, फिर वो जो रिमेनिंग रह गया एल्वलाई वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि मेन जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो एल्वलाई वाले रीजन में होता है। The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particle। ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट है नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक, वो क्या करता है, एयर को एल्वुलाई तक लेकर आता है और उसको क्लियर करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ह्यूमिडिफाई करता है उसको। ठीक है, फिर एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेकर भी आता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका यही काम होता है, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं जो भी एयर में होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, अब हमारे पास एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, सो द लंग्स जो है हमारे पास दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक चैम्बर, जो एयर टाइट चैम्बर है जिसमें हमारे पास रिब्स, स्टर्नम, ठीक है, डायफ्राम वगैरह प्रेजेंट होगा। थोरेसिक चैम्बर में डॉर्सली हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, डॉर्सली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली मींस पीछे वाली साइड। ठीक है, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, वेंट्रली मींस हमारे फ्रंट वाले साइड पर क्या होगा, स्टर्नम होगा, पीछे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, लेटरली रिब्स होंगी, हमारी साइड्स पे रिब्स होंगी। ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम होगा जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the लंग कैविटी जिसको पल्मोनरी कैविटी कहते हैं। मतलब अगर कोई भी चेंज थोरेसिक कैविटी में आ रहा है कि तो हमारे पास लंग्स में भी चेंज आएगा, लंग की पल्मोनरी कैविटी में भी चेंज आएगा जिसके साथ ब्रीदिंग होती है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम बिना अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो हम पल्मोनरी वॉल्यूम को भी चेंज नहीं कर सकते। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब जो लंग्स में जितने वॉल्यूम के लंग्स में जितने वॉल्यूम की एयर प्रेजेंट होगी वो पल्मोनरी वॉल्यूम है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में मेन 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। दूसरा पहला क्या है, ब्रीदिंग हुई, एयर अंदर ली हमने ऑक्सीजन वाली और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली थी वो बाहर रिलीज हो गई। फिर डिफ्यूजन होती है गैसेस की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब देखो वहां से एयर आई कंडक्टिंग पार्ट से होते होते एल्वुलाई पे पहुंची और वहां पर एल्वुलर मेम्ब्रेन में उसकी डिफ्यूजन हुई। फिर ब्लड के थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट हुई, फिर टिश्यू पे जाके डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड एट लास्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की बाय फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सो आज का लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मेनली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन।
इंस्पिरेशन जिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, वो इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को या एल्वोलर एयर को रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ एयर, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सपोज वाटर है या कुछ भी है, अब अगर हमें उसकी मूवमेंट करवानी है, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट सरफेस है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो क्या वाटर मूव करेगा? नहीं। इसीलिए हमारे पास देखो बॉडी हमारी स्ट्रेट है, तो अपने आप तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे मूव नहीं कर सकती, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। So for the movement of air into and out of the lungs, it is carried out by making a pressure gradient. प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग पल्मोनरी प्रेशर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो जहाँ पर हाई प्रेशर होगा और जहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो हाई टू लो प्रेशर हमारे पास जो एयर, कोई भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होगी। अब इंस्पिरेशन तभी हो सकती है अगर हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब हमारे पास लंग्स में जो प्रेशर है वो कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी, तो बाहर से एयर अंदर आएगी लंग्स में, तो वो क्या हो जाएगी, इंस्पिरेशन। सो फॉर इंस्पिरेशन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज द प्रेशर विद इन द लंग्स, शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर शुड बी नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लेस प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपिरेशन करनी है तो इसका उल्टा होगा, मतलब एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। अब इस जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में डायफ्राम अलोंग विद अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स में प्रेजेंट है, वो हेल्प करती हैं फॉर द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल इंस्पिरेशन के लिए जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप इंस्पायर करके देखो, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, हमारा जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यहाँ देखो ये वाला वॉल्यूम क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स द रिब। अब जो रिब्स के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो वो क्या करेगा, रिब्स को लिफ्ट करेगा, ठीक है। और स्टर्नम क्या करेगा, फिर स्टर्नम का वॉल्यूम भी जो है, स्टर्नम हमारे पास वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डायफ्राम इंक्रीज कर रहा था वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, स्टर्नम इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर जो है वो अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास रिलैक्सेशन हो रही है डायफ्राम की, स्टर्नम की, रिलैक्सेशन होगी अगर हमारे पास डायफ्राम की, इंटरकोस्टल मसल की, तो डायफ्राम अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, देयर बाय जो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब अगर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर अंदर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है बाहर, तो क्या होगी, एयर एक्सपेल आउट होएगी, तो वो क्या हो, हमारे पास प्रोसेस होएगा एक्सपीरेशन, ठीक है। Therefore, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen also. एब्डोमेन में हमारे पास एक एडिशनल मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से हम जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की एबिलिटी है, स्ट्रेंथ की है ना, वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, ठीक है। और ये वाली वॉल्यूम की, सॉरी, ये वाली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है कि वो ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है नॉर्मली, ये याद करनी है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। The volume of air involved in breathing movement can be estimated using spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. ठीक है, तो ये डायग्राम्स गिवन है हमारे पास, ये इंस्पिरेशन की है, ये एक्सपिरेशन की है, ठीक है। यहाँ पर देखो
एयर अंदर आ रही है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स इंक्रीज्ड, प्रेशर कम है, ठीक है, तो एयर एंटर कर रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम्स आर रेज्ड अप। एक्सपिरेशन में क्या है, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, एयर इज एक्सपेल्ड आउट, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, स्टर्नम एंड रिब्स आर रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास क्या, ये एपिग्लॉटिस है, ये लेरिंग्स है, जो हमारे पास क्या था, हम साउंड बॉक्स, ये ट्राकिया जिसमें हमारे पास ये ट्राकियल रिंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, फिर फर्दर डिवीजन हो गया सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर एल्वोलाई, ठीक है। अब लंग्स में हमारे पास प्लूरा के साथ प्लूरल मेम्ब्रेन्स है दो, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज द पैराइटल प्लूरा, विजुअल प्लूरा, उनमें जो पैराइटल प्लूरल कैविटी है और इसमें प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज द डायफ्राम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम और ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब आज एमसीक्यूज करते हैं जो हमने आज पढ़ा है उसके। सो व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स? The option is the answer is simple, ठीक है, the primary site for the exchange of gases in lungs is alveoli। क्यों? हमने पढ़ा है ना, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से था, nostrils to terminal bronchiole, और जो एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, alveoli। तो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे पास क्या आएगा, alveoli। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन ऑक्सीजन। ये आज कवर नहीं हुआ बट फिर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वाला हमने टॉपिक किया है कि ट्राकिया डिवाइड्स इनटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकिया एट द लेवल ऑफ, ठीक है। देखो ट्राकिया कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, थोरेसिक कैविटी में, वो एक ट्यूब की तरह, स्ट्रेट ट्यूब की तरह, मिड थोरेसिक लेवल तक तो स्ट्रेट ट्यूब की तरह आता है, और किस लेवल पर जाकर वो डिवाइड करता है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिलीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब हमने इंस्पिरेशन भी की है, एक्सपिरेशन भी की है। हमने पढ़ा है कि जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज कर रहा है, और कौन से मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग ना, ठीक है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इंटरकोस्टल मसल्स भी, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स अकर बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड अकर? एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड कंडक्टिंग पार्ट में तो होगा नहीं, ठीक है, एक्सचेंज पार्ट में ही होगा। एक्सचेंज पार्ट क्या था, एल्वोलाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर? जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे पास क्या था, पहला डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है और जो लंग वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया था वो समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।